ट्रेन की टूटी हुई कांच की खिड़की में एक लड़की का प्रतिबिंब नजर आ रहा है। वो चहाया है। उसकी आंखों में कई सारी उम्मीद और साथ एक डर भी है। उसने बगल में रखे अपने बैग से एक तस्वीर और उस पे रखा कागज पे लिखा एक पता निकाला। इसके साथ वो खिड़की से बाहर देखते हुए अतीत के यादों में गुम हो गई। यादों का सिलसिला तब टूटा जब उसे उल्टियां आने लगी। मुंह हाथ धोते हुए उसके फोन की घंटी बजी। कई बार बजने के बाद भी उसने फोन नहीं उठाया। फिर अपनी सीट पर बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। शोरगुल से उसकी नींद खुली तो देखा जकार्ता स्टेशन प्लेटफॉर्म पर गाड़ी रुकी हुई है। वो झटपट ट्रेन से नीचे उतरी। पहुंचते पहुंचते शाम हो आई है। उतरते ही सबसे पहले चहाया ने माँ को फोन किया और उनसे माफी मांगी, यूं बिना बताए शहर आने के लिए। वो बोली, मैं एक बार अपने बाबा से मिलना चाहती हूँ। तुम इस तरह पूरी उम्र उन्हें मुझसे छुपा कर नहीं रख सकती। अगर मेरी किस्मत में उन्हें देख निराश होना लिखा है तो मैं ये जोखिम भी उठाने को तैयार हूँ। आज उनसे मिलकर मैं कल सुबह की पहली ट्रेन से वापस आ जाऊंगी, कहकर उसने फोन रख दिया। अब यहाँ शहर की चकाचौंध में उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। खाली सड़कों में वो घूमते हुए उस पते की तरफ बढ़ने लगी। वहाँ पहुंचकर सामने नुक्कड़ की एक दुकान में उसने पूछा, सेजा तारा अपार्टमेंट यही है ना? आप सैफुल हरमन को जानते हैं? दुकानदार बोला, कौन सैफुल? उसको यहाँ सभी इपुई कहकर बुलाते हैं। तुम्हें क्या काम है उससे? चहाया बोली, मैं उनकी बेटी हूँ। दुकानदार उसे हैरत से देखते हुए बोला, वो इस वक्त तुम्हें घर पर नहीं मिलेगा, काम पर निकला होगा। तुम ऐसा करो, ऊपर जाकर उसका इंतजार करो। उसे शुक्रिया कहकर चहाया अपार्टमेंट में दाखिल हुई। पते पर दिए गए फ्लैट नंबर के सामने ताला लगा हुआ है। सलीकदार कपड़ों में एक कम उम्र की लड़की को इपुई के दरवाजे पर खड़ा देख उसके पड़ोस में रहने वाली महिला की जिज्ञासा जागी और उसने पूछा, तुम्हें भला उससे क्या काम है? मैं उनकी बेटी हूँ, चहाया ने भोलेपन से कहा। उस महिला ने अपनी खिल्ली उड़ाने वाली हंसी को दबाते हुए कहा, बेटी हो? अच्छा, एक काम करो, वो जो बिल्डिंग दिख रहा है ना, वहाँ से दाएं तरफ एक पुल है। इपुई तुम्हें वहाँ काम करता दिख जाएगा। चहाया उसका शुक्रिया कह वहाँ से निकल पड़ी। यहाँ पुल पर कुछ हिजड़े भड़काऊ कपड़े पहने, भद्दा मेकअप लगाए सड़कों पर आती जाती गाड़ियों को इशारा कर रहे हैं ताकि कोई उनमें से आज उनका ग्राहक बन जाए। तभी एक गाड़ी में सवार कुछ लोग वहाँ रुके। वो इपुई को ढूंढ रहे हैं। किसी एक को बुलाकर जब उन्होंने इपुई के बारे में पूछा तो वो बोली, हमने कई दिनों से उसे नहीं देखा। वो अब यहाँ नहीं आती। असल में वो उसे बचाने की कोशिश कर रही है। वो आदमी उसे धमका कर गया, बोल देना उसे कि अगर मेरे पैसे वापस नहीं किए तो उसकी खैर नहीं। अब यहाँ चहाया सड़क पर लगे एक ठेले में खाने पीने की चीजों को देख रही है। मालूम होता है भूख लगी है, पर पैसे कम है उसके पास। मन महसूस कर वो वहाँ से चल दी। जब वो पुल पर पहुंची, उसने छोटे कपड़ों में कुछ अजीब से दिखने वाले औरतों को देखा। वो उनके पास जाकर बोली, यहाँ कोई दफ्तर है क्या? जवाब ना में आया। अच्छा, तो फिर कोई ठेला लगाने वाला? अब उसके सवालों से वो हिजड़ा झुंझलाने लगी। एक तो ये धंधा का समय है, ऊपर से आज कोई ग्राहक भी अभी तक नहीं पकड़ा उसने। वो बोली, उफ, जाओ तो यहाँ से। यहाँ इस वक्त हमारे अलावा कोई भी नहीं आता। फिर चहाया बोली, सैफुल हरमन यहाँ आसपास कहीं काम करते हैं क्या? गुस्से में उस औरत ने इस बार कोई जवाब ही नहीं दिया। अब की बार वो बोली, इपुई को जानते हो? इस दफा उस औरत ने देखकर कहा, ओ इपुई, तो ऐसा बोलना। क्या गोल गोल बात घुमा रही थी तब से? वो रहा, वहाँ खड़ा है तुम्हारा इपुई। सामने लाल टाइट कपड़े पहने, कंधे तक बाल, मुंह पे मेकअप पोता हुआ एक आदमी खड़ा है। उस तक जाते जाते बीच में ही चहाया हिम्मत हार गई। घर से इतनी दूर का सफर इतना मुश्किल नहीं था जितना कि ये 4 कदमों का फासला तय करना। उसने सब कुछ सोचा होगा, बुरे से बुरा सोचा होगा, पर ये तो उसे सपने में भी ख्याल नहीं आया होगा कि उसका पिता एक हिजड़ा होगा। वो आधे रास्ते से ही मुड़ गई। उसे जाते देख वही औरत इपुई के पास आकर बोली, वो लड़की तुम्हें सैफुल कहकर बुला रही थी, कौन है रे वो? इपुई का माथा ठनका, क्योंकि यहाँ तो किसी को उसका असली नाम नहीं पता। वो तुरंत उसके पीछे गया और पीछे से कड़े आवाज में रुकने को कहा। चहाया डर कर रुक गई। इपुई ने पूछा, क्यों रे, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? क्या काम है? वो घबरा कर रोते हुए बोली, मैं चहाया। नाम सुनते ही इपुई को झटका सा लगा। वो अपनी शर्मिंदगी को नाराजगी से छुपाने लगा और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हारी माँ वो कहाँ है? चहाया बोली,
मैं अकेली ही आई हूँ ट्रेन से। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, बस आपको ये देना चाहती थी। कहकर उसने एक लाइटर बढ़ा दी जो उसने यहाँ आते हुए रास्ते से खरीदा था। लाइटर को बैग में रखते हुए वो बोला, तुम्हें इतनी रात ऐसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। इतने में चहाया को फिर से उल्टी होने लगी। ईपुई अपनी चिंता छुपाते हुए बोला, सुबह से कुछ खाया है? चहाया ने ना में सर हिलाया। ये सुन वो उसका हाथ पकड़कर खाने की दुकान की तरफ ले गया। खाने के बाद ईपुई ने पूछा, क्या तुम्हारी माँ को पता है कि तुम यहाँ हो? हाँ, मैंने उन्हें यहाँ पहुँचकर बताया था। फिर वो बोला, हमेशा अपनी माँ की सुनना, उन्हें बिना बताए तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी उन्होंने देखा कि कोने में बैठा एक लड़का उसे बहुत देर से घूर रहा है। ईपुई बोला, मुझे तो आदत हो गई है लोगों की घूरने की। मुझे पता है वो क्या सोच रहे हैं कि एक स्कूल की बच्ची जिसके सर पर हिजाब है वो मेरे जैसे हिजड़ा के साथ क्यों बैठी है। वैसे तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना मेरे साथ बैठने में? चहाया बोली, नहीं। और आपको? ईपुई हंसते हुए बोला, भला मुझे क्या दिक्कत होगी। इतने में चहाया वॉशरूम गई और अपना हिजाब उतार आई। ये देख ईपुई को बड़ा अच्छा लगा कि उसकी बेटी बिना शर्मिंदा हुए उसके साथ बैठी है। वो हिजाब की आड़ में छुपना नहीं चाहती। बातों बातों में उसने पूछा, तो तुम किस कॉलेज में जाना चाहती हो? चहाया बोली, कॉलेज जाने के पैसे नहीं है, इसीलिए मैं नौकरी करूंगी। ये सुनकर ईपुई को गुस्सा आ गया। उसे लगा तो इसीलिए वो यहाँ आई है पैसे मांगने। मैंने आज तक हर महीने की पहली तारीख को ही तुम्हारी माँ को पैसे भेजे हैं, कभी देरी नहीं की, और तुम मुझे कह रही हो कि पैसों की कमी है। चहाया ने बात संभालते हुए कहा, मैं बस आपसे मिलना चाहती थी, आपको देखना चाहती थी, इसीलिए आई हूँ, पैसों के लिए नहीं। 4 साल की थी जब आखिरी बार आपको देखा था और अब 19 की हो गई हूँ। मैं जानना चाहती थी आपको, जो पिछले 15 सालों से मेरा ख्याल रख रहे हैं। ईपुई बोला, जान लिया मुझे, अब क्या? तुम चाहती हो कि हम बाप बेटी जैसे रहे? ये नामुमकिन है। और वो उठकर वहाँ से चल दिया। बाहर आकर उसने चहाया के हाथ में आज की कमाई रखते हुए कहा, सुबह की ट्रेन से सीधा घर चली जाना और माँ से कहना हर महीने की तरह पैसे भेज दूंगा। अभी मुझे जाना होगा, ये मेरे काम का वक्त है। इतना कहकर वो किसी के मोटर बाइक पर सवार होकर चला गया। ईपुई के जबान अपने काम और लोगों के नजरिए, उनके रवैये के कारण कड़वे हो गए हैं। वो चाहकर भी मीठा नहीं बोल सकता, इतने साल बाद मिली अपनी बेटी से भी नहीं। वापस काम पर पहुंचकर वो पाउडर के नीचे अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रहा है और आते जाते मोटर बाइक को इशारा करके जोर जोर से हंस रहा है, जबकि अंदर से उसका दिल दहाड़ मारकर रोना चाहता है, मगर एक पुरुष यौनकर्मी के आंसू की इस दुनिया में कोई कीमत नहीं। अचानक फिर से उन्हीं लोगों को उसने वहां आते हुए देखा। ईपुई पांव सर पर लेकर भागा। अब एक जगह छुपकर वो सिगरेट सुलगाता है। लाइटर उसकी बेटी का ही दिया हुआ है। उस अंधेरे में सुलगते सिगरेट की रोशनी में उसके आंसू चमक उठते हैं, जैसे चहाया के आने के बरसों बाद किसी ने उसके घाव को सहला दिया हो, जिन्हें वो ताउम्र अनदेखा करता आया है। उसके कठोर और नम हो चुके दिल के किसी कोने में गर्माहट उतर आई है। ये अनचाहे एहसास उसे ये एहसास करा गए कि उनकी भी जरूरत थी कहीं, जो कभी पूरी नहीं हुई। रास्ता बदलकर जब वो दूसरी तरफ से निकला, उसे वहाँ चहाया खड़ी दिखाई दी। उसने ईपुई को कसकर गले लगा लिया और बोली, आखिरकार आप भी नहीं रह सके ना और वापस आ गए। ईपुई ने दोनों हाथ ऊपर कर लिए। उसे अजीब सा महसूस हो रहा है। हाँ ठीक है, आज की रात मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन बस आज की रात। कल से हम दोनों के रास्ते अलग होंगे और तुम दोबारा मुझसे मिलने यहाँ कभी नहीं आओगी। तुम अपनी जिंदगी जियोगी और मैं अपनी। बोलो, है मंजूर? पूरी जिंदगी का तो नहीं मालूम, पर हाँ, किस्मत से मिली इस एक रात को साथ गुजारने के लिए चहाया ने हाँ कर दी। वो दोनों अब एक दुकान के सामने बैठे हैं। बातों बातों में चहाया बोली, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, स्कूल भी खत्म हो गया है, अब आप ये काम छोड़ सकते हैं। ये सुन ईपुई तुनक गया। क्यों रे, क्या बुराई है मेरे इस काम में? किसी को लुटता नहीं हूँ, डाका नहीं डालता। अच्छा, तो अब तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं तो कहती हो काम छोड़ दो। ये मत भूलो, मेरे पैसों की बदौलत ही तुम स्कूल जा पाई हो। बेचारी चहाया का मुंह इतना सा हो गया। उसने कहा, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद ईपुई बोला, तो तुम्हें मेरे बारे में क्या बातें याद है? वो बोली, मुझे हल्का हल्का सा याद है, जब रात को बारिश में हम मस्ती करते थे और माँ हमें खूब डांटती थी।
और आप गिटार पे मुझे गाना सुनाया करते थे। ये सुनकर इपुई की आंखें भी ख्याली हो गई। आज सोचते हुए भी बड़ा अजीब सा लगता है कि वो दिन भी कभी हुआ करते थे। इसके बाद इपुई ने दुकानदार के पास से यूकेलेले बजाने को मांगा और टूटी फूटी धुन बजाने लगा, जिसके बाद दोनों ठहाका लगाकर हंस पड़े। फिर वहां से वो देर रात एक खाली मेले में गए। इपुई चुपके से चहाया को देखता है। उसे यकीन नहीं होता कि वो उसी की बेटी है। इतनी सलीकदार, इतनी तमीजदार, उससे तो कहीं गुना अलग। अब एक झूले में बैठे काफी देर एक आदमी को उसने घूरता देखा। चहाया पूछी, बाबा आप क्या उसे जानते हो? उसे देखकर इपुई के हाव भाव बदल गए। उसने चहाया को वही थोड़ी देर उसका इंतजार करने को कहकर उस आदमी से मिलने चला गया। वो उसका प्रेमी है और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसने इपुई से कहा, मैंने तुम्हें कितने फोन किए मगर तुमने कोई जवाब नहीं दिया। इपुई बोली, मुझे माफ कर दो मेरी जान, मैं कहीं फंसी हुई थी। मैंने कहीं से 3 लाख रुपए जमा किए हैं। अब ये मत पूछना कि कहाँ से आए इतने पैसे। मैं ऑपरेशन करके अपना लिंग बदलना चाहती हूँ ताकि तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार सकूं। बस कल हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। ये एक रात मुझे दे दो, कल से मैं तुम्हारी हुई। अब उस आदमी के वहाँ से चले जाने के बाद वहाँ खड़ा इपुई चहाया को देखने लगा। अपनी बेटी के सामने किसी और आदमी से प्यार करता है ये जताने में उसे थोड़ी झिझक हुई, पर उन्हें उस हाल में देखकर भी चहाया अपने मन में किसी तरह की राय नहीं बनाती। वो जैसा भी है उसका बाप है और उसने वो मंजूर कर लिया है। अब खाली सड़कों पर चलते हुए कुछ 2:30 बजे हैं। इपुई बोला, पूरे दिन में ये वक्त मुझे सबसे अच्छा लगता है। लोगों की गाड़ियों की भीड़ कम होती है, लोग तुम्हें अजीब निगाहों से नहीं देख रहे होते और फिर सुबह की आजान सुनाई देती है। सुनकर अच्छा लगता है। चहाया बोली, क्या आप नमाज पढ़ते हैं? इपुई ने जवाब में कहा, नहीं, मैं तो भूल भी गया हूँ आखिरी बार कब पढ़ा था, पर फिर भी सुनना सुकून देता है। और तुम? इपुई ने पूछा। चहाया हंसते हुए बोली, मैं हिजाब पहनती हूँ और एक इस्लाम के स्कूल में पढ़ी हूँ, तो ये हमें सिखाया गया है। ये सुनकर इपुई के मुंह से निकल गया, हाँ, लेकिन क्या फायदा हुआ, पेट से तो तुम फिर भी हो ही गई ना। अपने पिता के मुंह से ये सुनकर तो वो चौंक गई। मुझसे मत छुपाओ, तो कितने महीने लग गए तुम्हारे? माँ को बताया है क्या? चहाया थोड़ी देर खामोश रहने के बाद बोली, अभी तक हिम्मत नहीं जुटा पाई हूँ, कुछ देर बाद। थोड़ी देर बाद चहाया बोली, आप थक नहीं जाते? इस तरह जीते हुए ये ऊंची सैंडलों से पाँव नहीं दुखते और इन तंग कपड़ों में सांस ले पाते हैं? इपुई ने तुनक कर जवाब दिया, हाँ, मैं जैसा हूँ मुझे पसंद है, इसीलिए मैं लोगों के ज्यादा करीब नहीं जाता, उनसे कोई उम्मीद नहीं रखता। लोग पास आकर ज्यादा दुख देते हैं, कोई हमें समझता नहीं, बस सवाल करते हैं, जैसे कि तुम, जैसे तुम्हारी माँ। मगर मैं किसी को जवाब देना जरूरी नहीं समझता। तुम्हें पहले अपने बाप से कैसे बात करते हैं सीखना चाहिए, कहकर गुस्से में उठकर जाने लगा। तब चहाया उसे रोकते हुए बोली, आप मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? मैं आपकी बेटी हूँ। अगर मुझे मालूम होना चाहिए कि एक पिता से कैसे बात करते हैं, तो आपको भी अपनी बेटी से बात करने का सलीका आना चाहिए। आप मुझसे इस तरह क्यों पेश आ रहे हैं, जैसे मुझसे कोई गलती हो गई हो? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कोई एक कारण बताइए कि मैं मेरे पेट में पल रहे बच्चे को ना गिरा दूं, जैसे आपने मुझे पैदा करके छोड़ दिया। अगर आपका हमें छोड़कर जाना सही था, तो मैं वही काम अपने इस बच्चे के साथ क्यों ना करूं? मैं आपसे जवाब चाहती हूँ। ये सुनकर इपुई शांत होकर बैठ गया और कहा, जब मैं तुम्हारी माँ से मिला तब हमारी उम्र बहुत कम थी। मैं मजदूरी का काम करता था और तुम्हारी माँ के घर के बगल में किराए पर रहता था। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत दयालु। मेरी जब भी तबीयत खराब होती तो वो मेरे लिए खाना बनाती, मेरा ख्याल रखती। धीरे धीरे एहसास होने से पहले ही हम एक दूसरे के लिए खड़े थे। शायद वो प्यार था। चहाया ने पूछा, तो फिर क्यों छोड़ आए आप माँ को? एक बच्चा हो जाने के बाद भी आप रुके नहीं, ऐसी क्या मजबूरी थी? इपुई ने चिल्लाकर कहा, मैं हमेशा से ही ऐसा था। मैं जो अंदर से था उस इंसान को मैं रात में ही जीता था। मैं हर रात एक लड़की बन जाता। मैं भी चाहता कि कोई आदमी मुझे पसंद करे, मुझे प्यार करे। तुम्हारी माँ को ये पहले से पता था और एक दिन मैं सब छोड़कर भाग आया। मगर जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। शहर में जिंदगी मुश्किल है। दिन भर मर्द बनकर लोगों के ताने सुनने से तो अच्छा है कि मैं रात में ही निकला करूं, जैसा हूँ वैसा। धीरे धीरे पैसों की मजबूरी से
ये धंधा ही मेरा काम बन गया। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें ये सब पता चले और मैं तुमसे ये उम्मीद भी नहीं रखता कि तुम मुझे समझो। चाहया ने रोते हुए कहा, मैं यहाँ अपने बाबा को ढूंढने आई थी, मगर मैंने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि आप ऐसे होंगे। और वो सिसक कर रोने लगी। इपुई बोला, 14 साल पहले मैं तुम्हें छोड़ आया था। शायद भगवान ने मुझे यह मौका दिया है कि मैं तुमसे माफी मांग सकूं। उसने चाहया के सर पर हाथ रखकर माफी मांगी और दोनों बाप बेटे एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए। एक रात ने चाहया को कितना कुछ सिखा दिया, जिन्हें हम शायद दूर सड़कों में खड़े या बस ट्रेनों में सफर करते हुए देखते हैं। उन्हें बिना जाने बिना समझे उनके लिए अपने मन में राय बना लेते हैं, उनके करीब आने से कतराते हैं। आज उनके बीच में बैठकर चाहया मुस्कुरा रही है, उनके साथ हंस बोल रही है। हर किसी की जिंदगी में कितने मसले मुश्किलें होती है जिनसे हम वाकिफ नहीं, तो ये जरूरी है कि हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, और ना समझ सके तो एक इंसान बनकर दूसरे इंसान से सहानुभूति तो रख ही सकते हैं। अब बाबा के साथ अकेले में चाहया ने पूछा, आप जिसे मेले में मिले थे, आप उनसे प्यार करते हो ना? हाँ करता हूँ, इपुई बोला। चाहया ने फिर पूछा, ऐसा क्या मुमकिन है एक आदमी को एक आदमी से प्यार होना और साथ जिंदगी बिताना? इपुई बोला, क्यों नहीं, इसमें गलत ही क्या है? अब तुम बताओ कि ये लड़का कौन है जिसका फोन तुम बार बार नजरअंदाज कर रही हो? चाहया ने हिचकिचाते हुए बताया, वो लुइक मैन है। इपुई बोला, तो तुम इसीलिए उसका फोन नहीं उठाना चाहती क्योंकि वो इस बच्चे का बाप है और तुम उससे ये बात छुपा रही हो? चाहया बोली, मैं अभी तक तय नहीं कर पाई हूँ कि मुझे ये बच्चा चाहिए या नहीं। वैसे भी वो बस एक गलती थी, मैं तैयार नहीं इस बच्चे के लिए, और हमारी उम्र भी अभी कम है, और आपने भी तो हमें छोड़ दिया था, तो बात बराबर है। इपुई ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं चाहया, बात बराबर किसी तरह से भी नहीं है। कोई भी फैसला लेने से पहले उसे ये बात पता होनी चाहिए। और एक बात बताओ तो, क्या ये लुइक मैन मेरी तरह कपड़े पहनता है या ऊंची सैंडल्स पहनता है? चाहया ये सुनकर हंस पड़ी और इस दफा उसने उसका फोन नहीं काटा। उन दोनों को बातें करता सुन यहाँ इपुई मन ही मन मुस्कुरा रहा है। खाली मेट्रो में सफर करते हुए वो दोनों सुकून से एक दूसरे के कंधे पर सर रखे हुए हैं। इस एक रात में उन्होंने जितना फासला तय किया है वो शायद पूरी जिंदगी में ना किया हो। अब एक दुकान के सामने रुककर इपुई ने उसे कुछ सामान लाने अंदर भेजा और इतने में वही लोग उसे ढूंढते हुए उस तक पहुंच गए। उन्हें सामने देख वो सकपका गया, जैसे तैसे वहां से भागा। वो लोग भी उसका पीछा करने लगे। आखिरकार कुछ दूर जाकर उसे घेर लिया गया और बड़ी बेरहमी से मारा गया। दरअसल इपुई ने उन गुंडों का ही 3 लाख रुपए चुराए थे, क्योंकि उसे अपने जेंडर बदलने का ऑपरेशन करवाना है, जिसके लिए उसने सालों इंतजार किया है। उस आदमी ने उसे धमकाते हुए कहा, मुझे मालूम है तू रहता कहाँ है और काम कहाँ करता है, मुझसे छिप तो तू पाएगा नहीं। अच्छा होगा मेरे पैसे वापस कर दे, वरना मैं कल तेरे घर आकर पैसे वसूलूंगा, और अगर पैसे नहीं दिए तो जान से मार डालूंगा। इस पूरे शहर में एक हिजड़ा मर भी गया तो इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर उसकी हड्डी पसली एक कर वहाँ से चले गए। यहाँ बाबा का इंतजार करते हुए चाहया वापस उनके घर की तरफ चल पड़ी और बाहर सीढ़ियों पर उनका इंतजार करने लगी। देर रात लड़खड़ाते हुए इपुई वापस आया और चाहया को आवाज देकर अंदर ले गया। अब बाथरूम में खड़े वो खुद को आईने में देख रहा है। क्या हालत हो गई है, धोबी के कुत्ते की तरह, ना घर का ना घाट का। बस भागते रहो, कभी लोगों से, कभी खुद से, और कभी ना पहुंच पाने वाले सपनों के पीछे। बाहर चाहया उसके बिखरे घर को समेट रही है। कहीं टेबल पर कचरा पड़ा है तो कहीं जूठे बर्तन। पूरा घर समेट जब वो अंदर के कमरे में दाखिल हुई, वहाँ उनके बचपन में बिताए कुछ यादों की तस्वीरें पड़ी है, जिसे सीने से लगाकर चाहया रो पड़ी। एक प्याली चाय की रखकर वो इंतजार करते हुए सो गई। इपुई बाहर आया और उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर सुला दिया, बिल्कुल जैसे बचपन में हमारे पापा किया करते थे। इस अतरंगी पिता बेटी की जोड़ी ने हमारा दिल ही जीत लिया है। उसके बाद उसने चाहया की माँ को फोन लगाया। वो सही सलामत है और अभी सो रही है। तुम्हें उसे अकेले यूं आने नहीं देना चाहिए था। तुम्हें तो मालूम है मैं कभी एक बाप बनने के लिए तैयार ही नहीं था। मैंने कितने लोगों को निराश किया है अपनी जिंदगी में, पर मैं अपनी बेटी को निराश नहीं कर सकता। वो शायद तुम्हें कुछ बताना चाहती है। उसे डांटना मत, बस सुनकर उसे रास्ता दिखाना। आज शाम तक वो घर पहुंच जाएगी। अब इसके बाद वो उन 3 लाख रुपयों को सामने रखकर सोचने लगा कि उसे आगे क्या करना चाहिए।
जिसके लिए वो गुंडे उसके खून के प्यासे बने फिर रहे हैं। सुबह प्लेटफॉर्म पर गाड़ी का इंतजार करते हुए इपोई ने चाहया के हाथों में वो रुपए रख दिए। चाहया बोली, मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आई थी बाबा। वो बोला, मुझे मालूम है तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, मगर मैं कभी तुम्हारे लिए मौजूद नहीं रह पाया। उन खाली पलों को तुम्हें वापस से नहीं भर सकता, ना ही ये पैसे उस खाली जगह की भरपाई कर सकेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम ये रखो और अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करो। और तुम्हें तुम्हारा वादा तो याद है ना? आज से हमारे रास्ते अलग। तुम कभी मुड़कर मुझे नहीं देखोगी या मेरे पीछे नहीं आओगी। ये सब यही खत्म हुआ। और याद रखना, जिंदगी में कोई भी रास्ता सही या गलत नहीं होता, वो बस रास्ते हैं जिस पे तुम्हें चलने की हिम्मत रखनी होगी। अच्छा, तुम्हें याद है बचपन में बारिश में भीगना कितना पसंद था, भले ही उसके बाद माँ से कितनी भी डांट पड़े। जिंदगी भी ऐसी ही है। तुम इसकी बारिश से एक कोने में बैठकर बचने की या भागने की नहीं सोचना, बल्कि ये सोचना है कि बचपन की तरह उसमें कैसे नाचना है, क्योंकि कुछ भी कर लो बारिश तो होकर रहेगी। इसी के साथ ही चाहया की ट्रेन की सूचना दी गई। अब उसे जाना होगा। उसने बाबा का हाथ चूमा, उनसे एक आखिरी बार गले लगी और जाते हुए मुड़कर उसे देखने लगी। उसने भी आशीर्वाद देते हुए हाथ उठा दिया। इसके साथ ही उनके बचपन में बिताए कुछ बेहद दिलकरीब दृश्यों के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसी के